नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं अखबार की एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था। अखबार की रिपोर्ट थी गुरुदत्त के बारे में, एक शोमैन के बारे में। गुरुदत्त की पौत्री ने अभी अगस्त में 8 से 10 अगस्त को मशहूर फिल्म डायरेक्टर, फिल्म स्टार, एक्टर, राइटर गुरुदत्त की कुछ फिल्मों को रिलीज करने जा रहा है। गुरुदत्त जैसा एक्टर जो महाराष्ट्र के नहीं थे, महाराष्ट्र में आए, अंग्रेजी ना थे, अंग्रेजी भाषी व्यक्ति थे, वो कर्नाटक से आए थे। गुरुदत्त जैसे व्यक्ति ने भी हिंदी को ही माध्यम चुना। दिलीप कुमार ने भी हिंदी को ही माध्यम चुना। बलराज साहनी हो या राज कपूर हो, राजेश खन्ना हो, कोई पंजाबी में हो, कोई बंगाली में हो, बंगाली गायिका हो, मराठी गायिका हो, तमिल गायिका हो, तमिल गायक हो, तमिल एक्टर हो, तमिल एक्ट्रेस हो, पंजाबी गायिका हो, पंजाबी एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, सबको अगर बड़ा सम्मान किसी एक भाषा ने दिया तो हिंदी भाषा ने दिया। और मुंबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अगर आप कहें किसी एक भाषा को, तो वो भाषा है हिंदी। हिंदी के बल पे मुंबई चल रही है। मराठी जो आंचलिक भाषा है, उसका सम्मान पूरा देश करता है, सबको करना चाहिए। मेरा तो बहुत ही प्रिय भाषा में से मराठी रहा है, और जब से मेरे मराठी दोस्त बने हैं तब से मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद मराठी सीखूं और मराठी बोलूं भी, बोलने की भी कोशिश करता हूं। लिख तो नहीं पाता हूं, लेकिन सीखने की कोशिश कर रहा हूं, बोलने की भी कोशिश कर रहा हूं। टूटी फूटी मराठी भाषा में मैं बोल भी लेता हूं, और बहुत ही कर्णप्रिय भाषा लगती है, बहुत ही सुंदर भाषा लगती है। जितना सम्मान किया जाए मराठी का उतना ही कम है, बल्कि मराठी ही नहीं, पूरी देश की जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका जितना सम्मान किया जाए वो कम ही होगा। और देश की जितनी भाषाएं हैं सबको, हम सबको सम्मान करना चाहिए। आपको मालूम होगा कि संस्कृत से भी प्राचीन कहा जाता है तमिल को, तेलुगु को। तमिल भाषा को संस्कृत से भी प्राचीन कहा जाता है, तेलुगु नहीं, तमिल को। तमिल भाषा को तेलुगु से भी अधिक प्राचीन कहा जाता है। अब ये एक विवाद है कि संस्कृत प्राचीन है या तमिल प्राचीन है। लेकिन आज मैं इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं कि चाहे गुरुदत्त हो, चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सबको अगर किसी एक भाषा ने पहचान दिलाई है, वो अमिताभ बच्चन हो सके, दिलीप कुमार हो सके, या गुरुदत्त हो सके, राजेश खन्ना हो सके, तो वो इसलिए देवानंद हो सके, इसलिए क्योंकि ये उन सब के पीछे भाषा हिंदी थी। हिंदी इनको महाराष्ट्र से बाहर निकाल करके पूरे देश में प्रचलित किया, प्रचारित किया। घर घर के दीवारों पर अगर ये आज शोभा बढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है भाषा की, और उस भाषा में भी हिंदी की। ठाकरे ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और ठाकरे ने एक बहुत बड़ा हथियार, इस देश के सबसे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया। योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर बहुत प्रतिक्रिया अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही साइलेंटली इस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं
कि ठाकरे के नीचे से दरी खिसक जाएगी, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है और कल को वो रोएंगे कि मैंने ये क्या किया, काश मैं ऐसा नहीं करता, मुझसे ये अपराध न हुआ होता। आपको याद होगा कि 2020 जून में दिशा और सुशांत की हत्या हुई और उसी के बाद ऐसा लग रहा है कि नियति चाहती है कि ये बॉलीवुड पूरी तरह से जिस रूप में काम कर रहा है, जिसको मैं चर्ची बॉलीवुड कहता हूं, इस बॉलीवुड को पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना चाहिए। और मैं आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट आज मैं क्यों कह रहा हूं कि ठाकरे ने बड़ा हथियार दे दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मित्रों, मैं पिछले दिनों मुंबई में था, 2 दिन पहले की बात है। मैं मुंबई में कोलाबा, ठीक ताज के पास एक क्लब है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उस क्लब से जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो पूरे कोलाबा के इलाके में मैं सड़कों से घूम रहा था, सड़कों पर, और एक एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो नॉर्थ इंडियन वहां पे छोटे छोटे खोमचे लगा करके झाल मुड़ी बेच रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, कोई और खाने पीने की लिट्टी बेच रहे हैं, कोई पकोड़े बेच रहे हैं। ये तकरीबन तकरीबन आबादी उत्तर प्रदेश और बिहार की थी। मेरी जिससे बातचीत हुई उसमें ज्यादातर तो बिहार के निकले, कोई सीतामढ़ी के निकल गए, कोई औरंगाबाद का निकल गया, कोई छपरा का निकल गया। ऑटो ऑटो वाले, टैक्सी वाले, ओला वाले, अधिकतर ड्राइवर उत्तर प्रदेश के निकले, बिहार के निकले, बंगाल के भी निकले। लेकिन पूरे मुंबई में जो बाहर के लोग वहां गए हैं वो हिंदी में बोल रहे हैं। उड़ीसा के लोग उड़ीसा में नहीं बोलते हैं, वहां हिंदी को चुनते हैं। हिंदी एक लिंक भाषा है और अगर आप संविधान के इस हिसाब से चर्चा करें तो आर्टिकल 343(1) कहता है कि हिंदी राजभाषा है और संवैधानिक प्रावधान यह किया गया था कि हिंदी को लिंक लैंग्वेज के रूप में, संयोजन करने वाली भाषा के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी बनेगी और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करेगी। यह संवैधानिक स्टैंड है, यह संवैधानिक प्रावधान है हिंदी के विस्तार के लिए। उसी हिंदी को लेकर के बॉलीवुड आगे बढ़ रहा है, उसी हिंदी के कंधे पर सवार होकर के बॉलीवुड की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन ये ठाकरे परिवार हिंदी बनाम मराठी कर रहे हैं। इनकी चूंकि हर तरफ अब दुकानदारी बंद हो गई है, जेल के दरवाजे इंतजार कर रहे हैं, तो इन्होंने अभी इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हिंदी और मराठी विवाद को जन्म दिया। और जो काम राज ठाकरे कह रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए, कि हम दोनों भाई एक हो गए हैं, उसे देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। सच बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने ही किया कि आप दोनों मिल जाओ। कहानी बहुत बड़ी है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आज का विषय यह है कि कैसे ठाकरे ने योगी को इतना बड़ा हथियार दे दिया है जिससे वो चर्ची बॉलीवुड ध्वस्त होने की कगार पर है। जितने भी मुझे मुंबई में नॉर्थ इंडियन मिले, मैंने जिनसे भी बात की, सबने कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई मराठी भाइयों से हमें कोई तकलीफ नहीं है, बड़ी इज्जत करते हैं, वो बहुत प्रेम से रखते हैं, हम प्रेम से रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मित्रों, ये विवाद
2020 के बाद जब सुशांत और दिशा की मृत्यु हुई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की जेबर एयरपोर्ट के पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी की। फिल्म सिटी के जो लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह हैं, अलग अलग लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं, वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन हिंदी मराठी का जो विवाद इन दोनों भाइयों ने छेड़ा है, उसका रिपरकशन ये हो रहा है कि जो युवा हैं, जो बॉलीवुड का रुख करना चाह रहे थे, उनके मन में एक शंका हो गई। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, धीरे 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 शंका जो है वो पुष्ट होती जाती है और फिर लोगों का मन बन जाता है, मानस बन जाता है कि मुझे उधर जाना ही नहीं है, वहां संघर्ष करने के लिए जाना नहीं है। घूमने फिरने के लिए तो जाएंगे, लेकिन रहने के लिए नहीं जाना है, काम की तलाश में नहीं जाना है। और अगर ऑल्टरनेट हमें कहीं और मिल जाए जो हिंदी प्रदेश हो, तो जाहिर है वो पूरी देश और दुनिया को प्रभावित करेगा, और वो भी राजधानी दिल्ली के पास हो। पॉलिटिकल जो कैपिटल है, जो देश की राजधानी है, जिस जहां आने के लिए हर लोग लालायित रहते हैं, वो जरूर दिल्ली आना चाहते हैं। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो अपने दिल्ली को भुला दे। और लोग कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, यहां सबका गुजारा हो जाता है, अमीर का भी गरीब का भी। मुंबई में भी सबका गुजारा हो जाता है, अमीर गरीब सबका। लेकिन अमीरों की वहां पर बात ही कुछ और है, दिल्ली में ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिल्ली दिल वालों की है, और दिल्ली के आसपास अगर उनके क्रिएटिविटी को निखारने का, उनको प्रचारित करने का, उनको दिखाने का कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो पौवारा, बल्ले बल्ले। अब योगी आदित्यनाथ को हमें जो सूचना मिली है कि इस विवाद के बाद और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तेजी से इसके लिए एक रिपोर्ट मंगवाई है कि अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या हो सकता है। फिल्म सिटी को और विस्तार देने के लिए या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने के लिए, दुनिया भर से लोगों को उस फिल्म सिटी के तरफ आकर्षित करने के लिए और क्या-क्या बातें हो सकती हैं। क्योंकि आप अभी 2025 जुलाई में हैं, दीपावली के आसपास कहा जा रहा है कि फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी, और 2027 जो उत्तर प्रदेश में चुनाव फरवरी में होने वाले हैं, उस चुनाव के पहले हाफ टर्मिनल निश्चित रूप से फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। 2025 के उत्तरार्ध में, मतलब आखिरी जो तिमाही होने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू हुआ, बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स जाएंगे, और दिसंबर 2025 आते आते या मार्च 2026 आते आते आपको 40% से 50% जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल मिलने वाला है। और 2027-28 तो थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन जो हमें जानकारी है कि फरवरी 2027 में चुनाव शेड्यूल्ड है ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश का, और फरवरी 2027 चुनाव के पहले, मतलब दिसंबर 2026 तक जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट के आसपास अभी जो देख रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर चल रहा है, जेवर एयरपोर्ट के आसपास बिजनेस हब्स बनते जा रहे हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, लो राइज बिल्डिंग्स है, बसावट का काम शुरू है। अगले 3 से 5 वर्ष के अंदर में वहां ऐसी बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल सोसाइटीज हैं जो अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। मतलब जो लोग फिल्म सिटी में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके वहां पर रहने की व्यवस्था है, बाजार की व्यवस्था है, और कम्युनिकेशन की सबसे शानदार व्यवस्था है। एयर रूट के ऊपर हैं आप, रेसिडेंशियल
स्पेसेस वहां बन गए हैं, मार्केट बहुत शानदार हो रहा है और कम्युनिकेशन आपका बहुत शानदार है। ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी भी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, वो तीनों जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो फिल्म सिटी बन रहा है ग्रेटर नोएडा नोएडा में, उसके बाद मामला बिल्कुल पलट जाएगा। और ये जो विवाद जो ये दोनों भाई कर रहा है, इससे उत्तर प्रदेश सरकार को एक नई सीख मिल रही है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर भारतीयों को लेकर के इतनी नफरत है इन दोनों भाइयों में, तो हम इन दोनों भाइयों को सबक सिखा देंगे। मराठी भाइयों के प्रति बिल्कुल नहीं, मराठियों के साथ तो हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है और वो और बलवती होगा और आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। तो उस हिसाब से नहीं, लेकिन ये जो दो ऐसे गुंडे नेता हैं राजनीति में जो निरीह लोगों के ऊपर थप्पड़ चला रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि वो लोग जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, उत्तर भारत के हैं, छोटे काम के हैं, जो स्पॉट बॉय हैं, कैमरामैन हैं, असिस्टेंट कैमरामैन हैं, ट्रॉली बॉय हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लाइटमैन हैं, इतने बहुत सारे काम हैं जिसमें नॉर्थ हिंदी हिंदी स्पीकिंग लोगों की एक अच्छी खासी संख्या है। अगर उनको इस फिल्म सिटी में, फिल्म प्रोडक्शन में काम मिल गया, तो ये क्यों जाएंगे मुंबई? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की गाली सुनने के लिए? नहीं जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी में बहुत अधिक संख्या में नॉर्थ इंडियन हैं, जो मराठी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। तो पॉलिटिक्स इनकी एक तरफ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों भाई कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं महाराष्ट्र का, और खास तौर से कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस बॉलीवुड का, ये इनको समझदारी नहीं है। और ये नुकसान खुद ये नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर से दिशा और सुशांत की आत्मा इनसे कहलवा रही है, इनसे गुंडागर्दी करवा रही है, ताकि ये चरसी बॉलीवुड पूरी तरह से ध्वस्त ही हो जाए, खत्म ही हो जाए। और खान ब्रदर्स का जो ये बॉलीवुड है, अब ये बहुत आगे चल भी नहीं सकता है। 60s के होने वाले हैं तीन के तीनों, तीनों चारों सब जितने खान ब्रदर्स हैं, जिनकी अभी भी हेजिमनी है बॉलीवुड में, जो चरस रैकेट चलाते हैं, जो पूरा ये जो ड्रग का रैकेट है, कंसोर्टियम है, वो चलाते हैं। तो ये ड्रग कंसोर्टियम चलाने वाला बॉलीवुड को इन दोनों भाइयों के मुंह में एक प्रकार से समझिए सरस्वती निवास कर गई है कि ये हिंदी भाषी भाषा भाषी को गाली गलौज कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं और उन स्टेट्स को एक प्रकार से चुनौती दे रहे हैं जिनकी आबादी अपने प्रदेश को छोड़ करके यहां जाते हैं काम की तलाश में। अगर उत्तर प्रदेश में जितनी जल्दी से योगी का प्रशासन, योगी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, अगर ये 2-3 वर्षों में योगी ने वो काम कर दिया, तो आप मान के चलिए मित्रों कि चरसी बॉलीवुड पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। और हमें जो सूचना मिल रही है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार सरकार ने फिर से तेज कर दिया है फिल्म सिटी के काम को, और उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान काम कर रहा है, ये दोनों भाई, ये गुंडे भाई जो हैं, ये जो उत्तर भारतीयों को गाली गलौज करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, भाषा के नाम पर उनको उनसे मारपीट करते हैं, ये बहुत बड़ा पिवटल रोल प्ले कर रहा है और इसको हाथों हाथ योगी ही ले रहे हैं। और किसी मुख्यमंत्री में ताकत नहीं, इतना दम नहीं है। योगी ने 2020 में घोषणा की थी, उस पर काम प्रारंभ हो गया है, अलॉटमेंट हो चुका है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, अब उसमें और रफ्तार देने की बात हो रही है। तो जल्द ही आप देखिएगा कि योगी का उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो फिल्म सिटी का हब बनते जा रहा है और सभी भाषा भाषी क्रिएटिव डायरेक्टर्स, राइटर्स, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, गाने वाले, फिल्म स्टार, एक्टिंग करने वाले, सबका यहां पर
सबके लिए जगह होगी और धीरे-धीरे लोग आने वाले 10-15 वर्षों में मुंबई से निराश हो जाएँगे और तब मुंबई रोएगी इन दोनों भाइयों का नाम लेकर के। तो सबसे बड़ा हथियार राज और उद्धव ठाकरे ने योगी को दे दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।